नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये 5वां पार्ट है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने 4 पार्ट जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मुझे ये भी विश्वास है कि 5वां पार्ट कम समझ में आएगा। एक चीज और मैं हमेशा निवेदन करता हूं साथियों, अगर मेरे साथ चलना है ईमानदारी से तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर बेस, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, नींव कुछ भी अगर मजबूत करना है तो उसके तह में जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात दूसरी कि अगर कोई एग्जाम सर पर है तो फटाफट वाला कार्यक्रम ठीक होता है, एमसीक्यूज ठीक होता है, लेकिन इस समय साथियों जो मैं क्लास चला रहा हूं इसमें तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्वागत है, आप कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज 5वें पार्ट में देखते हैं अगला भाग, जो कि भारतीय संविधान की सीढ़ी बनती चली जा रही है कि जब हमारा संविधान बना 1950 में तो उसके पीछे का सारा पैमाना क्या था। अभी हम लोग कुछ सफर तय किए हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हमने इतना तक कवर किया था। ठीक, इसका सारा इतिहास देखा साथियों। हमने इसके पहले वाले क्लासेस में प्लासी के युद्ध देखा, बक्सर के युद्ध देखा, किस प्रकार से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा जमाया वो देखा, किस प्रकार से उसके बाद बंगाल में बदमाशी हुई वो भी देखा। फिलहाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कई प्रकार का नियंत्रण डालने का प्रयास किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा, चाहे जैसे भी। ठीक है, और इसमें एक चीज और हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1784 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था और गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंगाल माने कलकत्ता, मद्रास और बंबई, तीनों में हेड बना दिया गया कलकत्ता को, और वहां के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और दोनों को उसके अंडर में कर दिया गया। ये सब हमने देखा था। ठीक है, दिक्कत ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट जब बना तो ये अपने आप को सुप्रीम समझता था, ये अपने आप को सुप्रीम समझता था, कई जगह ये इंटरफियर कर देता था, कई जगह इसको लगता था कि ये मेरे मामले में जो टैक्स वगैरह, राजस्व जो मैं वसूल कर रहा हूं, जो मेरा अधिकार क्षेत्र, वहां भी ये दखल दे रहा है बिना मतलब का। तो दोनों में ये टेंटे पेंपे होता रहता था। ठीक है, तो इस 1781 के माध्यम से दोनों में थोड़ा सा एक अधिकारिता स्पष्ट किया गया, माने शक्ति का पृथक्करण या कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। ठीक है, दोनों को अलग किया गया, जुडिशरी सिस्टम को और एग्जीक्यूटिव सिस्टम को। ये एग्जीक्यूटिव था क्योंकि सब कुछ यही करता था, ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी सिस्टम देखता था, न्यायपालिका को। अब दोनों के अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया, भैया अपने अपने हद में रहो, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में मत जाओ। यहां तक हमने देखा था साथी। ठीक है, और मेरा निवेदन है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एक बेहतरीन नोट्स बनेगा, आपको अलग से नोट्स खरीदने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग चलते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट से शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन थे? ये पिट्स सेकंड थे, द यंगर इनको कहा जाता है। ये ब्रिटेन के आखिरी प्रधानमंत्री थे। अब आप कहेंगे कि आखिरी प्रधानमंत्री मतलब इसके बाद कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं? जी नहीं, अभी तक होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन चूंकि यूके में 4 आते हैं, हमने कई बार चर्चा किया, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 4 आते हैं और ब्रिटेन में 3 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में 3 क्षेत्र आते हैं, कौन कौन? आपका आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों को मिलाकर के हम ब्रिटेन बोलते हैं। और यूके में आयरलैंड भी जुड़ जाता है, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड, इन चारों को अगर मिला देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? यूके। तो यहां तक, इसके बाद पूरे यूके का प्रधानमंत्री होने लगे, पूरे यूनाइटेड किंगडम का। क्योंकि यहां पर चर्चा करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है, बस इतना बता दे रहा हूं कि ये पिट थे, पिट है ना, ये विलियम पिट थे, ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। और जब इन्होंने देखा कि कंपनी पर नियंत्रण तो लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, कई
कंट्रोल किया गया, नकेल डाला गया, उसके बाद भी प्रॉब्लम है। अभी कई चीजें हैं जो गड्ढमड्ढ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई एक एक्ट और लाया जाए। दूसरी बात कि 1773 के द्वारा जो कंट्रोल लगाया गया था वो टेम्पररी था, वो अस्थायी था। अब उनको लग रहा था कि बार 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 कुछ एक्ट ला करके कंट्रोल डालो, फिर वो उसका तोड़ ढूंढ लेंगे। जिस प्रकार से सरकार कोई कानून लाती है कठोर कानून की, अब ये नहीं होगा, बिजली चोरी नहीं होगी, उसका तोड़ जनता ढूंढ लेती है। उसी प्रकार से कंपनी भी अपने बदमाशी का रास्ता ढूंढ ले रही थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि चलो भाई एक एक्ट और लाया जाए, ऐसा काम किया जाए जिसमें परमानेंट कंट्रोल की कोई व्यवस्था की जाए, कोई अस्थायी नियंत्रण की व्यवस्था की जाए। जी हाँ, कि उन पर एक ऐसी संस्था बना दिया जाए परमानेंट कि हमेशा देखती रहे, भैया हम हैं तुम्हारे सामने, तुम इधर उधर करोगे तो फंसोगे। ये चीज डेवलप किया गया इसमें। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पॉइंट चलते हैं। 1773, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो विवाद था इसको निपटा दिया गया। अब आता है परमानेंट कंट्रोल की व्यवस्था। तो परमानेंट कंट्रोल के लिए एक चीज बनाया गया, क्या? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी नाम से स्पष्ट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हिंदी में कहेंगे तो नियंत्रक मंडल। ठीक है साथियों, नियंत्रक मंडल माने कंट्रोल करने वाली एक ऐसी संस्था जो बकायदा ये देखती रहे कि आप कहीं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहे हो, या आपके अधिकार को उतना ही सीमित कर दिया जाए जितना आपकी औकात है, बस। तो बीओसी बना। आप कहेंगे ये क्या है? देखिए, अभी तक कंपनी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चले थे, बीओडी, किसी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, शेयर होल्डर, असली जो मालिक होते हैं शेयर होल्डर, उन्होंने 24 लोगों को चुना था पूरी कंपनी को चलाने के लिए। जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, मालिक होते हैं 24। हर कंपनी के आज भी एक मालिक नहीं होता है, चाहे भले टाटा ने टाटा बनाया हो, लेकिन मालिक कोई और होता है। साइरस मिस्त्री भी होते हैं। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होता है, जो निदेशक मंडल होता है ना, तो उसमें 24 थे। इन्हीं के माध्यम से कंपनी का शासन चल रहा था, सब कुछ। यही हीरो थे, यही सर्वे सर्वा थे, यही दोनों काम देखते थे। क्या देखते थे? राजनीति भी देखते थे और व्यापार भी देखते थे। जबकि साथियों ये आए थे किस लिए? व्यापार के माध्यम से, व्यापार के लिए आए थे। 1600 में व्यापार के लिए ही आए थे, लेकिन देखा इन्होंने भारत आपस में इधर उधर बटा हुआ है, राजाओं की स्थिति देखा, सबको सिस्टम को देखा, तो प्लास्टिक युद्ध और बक्सर के युद्ध के माध्यम से कंट्रोल कर लिया, भारत पर कब्जा भी कर लिया। तो अभी तक तो चल रहा था सब कुछ, लेकिन लूट खसूट, मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कितना जबरदस्त लूट खसूट हो रहा था। उसके बाद भी इसने इतना लोन लिया बैंक ऑफ इंग्लैंड से, ब्रिटिश सरकार से मांगा कि लोगों को शक हुआ। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद भी देखा कि कर क्या रहे हैं लोग, राजनीति में भी दखल दे रहे हैं। राजनीति भाई करना ही था, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा था कि भाई चलो तुमने कब्जा किया है, तुमने सारा बदमाशी किया है, तो तुम देखो। और व्यापार भी देख रहे थे। यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब ये कहा भैया अब इसको अलग अलग कर दो, राजनीति के लिए, प्रशासन के लिए कोई और रहेगा, अब राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई और रहेगा, व्यापार के लिए कोई और रहेगा। अब आप बीओडी जो है भैया, व्यापार देखो। बीओडी माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माने 24 डायरेक्टर्स थे, कंपनी के डायरेक्टर्स। अब आप देखिए, ठीक है, व्यापार और राजनीति के लिए अब बन गई एक संस्था, कौन सा? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। अब ये देखेगी, ये निर्णय लेगी, प्रशासन ये देखेगी, राजनीति ये देखेगी। ठीक है, तो क्या पहला सवाल बनता है इसमें? व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया कंपनी के। ठीक है, व्यापारिक और राजनीतिक। तो राजनीतिक के लिए क्या बनाया गया? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक अभी तक कौन देख रहा था? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो भी कहिए। ठीक है, बीओसी, नियंत्रक मंडल। और ये कहां से बनाया गया साथियों? ये इसमें 6 सदस्य थे, 6 मेंबर। और कौन बनाया? कौन? ब्रिटिश सरकार बनाई, इंग्लैंड से बनाया गया। उसमें 6 जो है चेला चपाटा थे। कौन? क्राउन के। क्राउन माने वहां राजवंश से मोनार्की है, तो राजा के या रानी के, उनके 6 थे। 4 तो प्रिवी काउंसिल के मेंबर ही थे, एक राज्य सचिव था। कुल मिला जुला के 6 जो है क्राउन के, माने क्राउन माने मुकुट होता है। मुकुट कौन पहनता? राजा रानी। तो उनके अंडर में थे। यानी
अब डायरेक्ट प्रशासन कहां से चलेगा? सम्राट के, क्राउन की, राजा की, रानी की अंडर में रहने वाले उन 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कहां से ये नियुक्त हुआ? इंग्लैंड से, यहां से नहीं। यहां तो आपस में मिला लेंगे, हाँ भैया चलो यार चलो, आजकल जैसे हो रहा है ना इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस करा ले लो, झूठ मूठ का बीमार नहीं हो रहे उसके बाद भी भर्ती हो जा रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर से 1 लाख का बिल बना दो, 50 तुम ले लो 50 हम ले ले, बात करता हूँ। ये सारी चीजें हो रही है, यहां भी ये मिला लेते, लेकिन उसने कहा ना ना, इंग्लैंड से ये सिस्टम होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई कहां से? इंग्लैंड से। 6 सदस्यों वाले उस 6 के 6 लोग को नियुक्त कौन करता था? नियुक्त करता था सम्राट। उनको हटाने का भी अधिकार सम्राट को, ठीक है, पदच्युत करने का अधिकार भी सम्राट को, रखने का भी अधिकार सम्राट को, माने उनको डिसमिस करने का भी अधिकार सम्राट को, और इलेक्ट करने का भी, ठीक है। तो परमानेंट कंट्रोल, एक अस्थाई, ये चलेगी, काफी दिनों तक चलेगा ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था किसके तहत हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 6 सदस्यों वाली, जिसकी नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार किसको था? ब्रिटिश सम्राट को, क्राउन को, ठीक है। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। देखिए, बीओसी और क्राउन, क्राउन क्राउन माने वही सम्राट, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये छोटे सिस्टम में बता रहा हूं, इसका लेवल तो बहुत लंबा है, बट उतना जानिए जितना आपको जरूरत है। जिस लेवल का मैंने बोला था कि चल रहा है, पीसीएस लेकर, एसआई लेकर, या इस इक्वल के जो भी इक्विवेलेंट इसके एग्जाम है वहां पर काम आएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था कि ये प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, ये बंबई और ये मद्रास, 3 ही प्रेसिडेंसियां थी, समझ लीजिए 3 ही प्रदेश था, इसको मालिक बनाया गया था, ठीक। और 1773 में बताया गया था कि जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके अंदर में 4 लोगों की परिषद थी, 4 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई थी, माने 4 मंत्री समझ लीजिए, या उनके 4 कोई भी सहायक थे, उसको यहां पर 1 घटा दिया गया, बराबर 3 कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, 3 कर दिया गया, ठीक है। और 3 में से एक कौन था? कमांडर इन चीफ। वेरी वेरी, कमांडर इन चीफ माने जिस प्रकार से आज हमारे मेजर जनरल होते हैं, अध्यक्ष, सेना के हेड जो होते हैं, सेना के हेड, सोचिए कि 4 से 3 कर दिया गया। और यहां के भी 4 थे, जो प्रांतीय गवर्नर है, ये तो प्रांत हैं, ये तो सेंट्रल हो गया, जान लीजिए, ये सेंट्रल हो गया, ये स्टेट हो गया। तो यहां भी जो गवर्नर था, केवल ये गवर्नर होते थे, यहां पर गवर्नर होते थे, और यहां पर गवर्नर जनरल होते थे। यहां के भी 4 था, 4 से 3 कर दिया गया। यहां पर भी 4 काउंसिल था, यहां पर भी 3 कर दिया गया। माने प्रांतीय सरकारों के गवर्नर के जो काउंसिल थे, उनको 4 से 3 कर दिया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्य काउंसिल थी, उसको भी 3 कर दिया गया, जिसमें से एक कमांडर इन चीफ था, माने एक थल सेना का अध्यक्ष भी था। बस इतना जानिए, क्यों? क्योंकि इसका जिक्र आगे आएगा, इसलिए यह बताना जरूरी था, ठीक है। मैंने क्या कहा? गवर्नर जनरल 4 से क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया, और कमांडर इन चीफ माने सेना का अध्यक्ष उसमें से एक था, ठीक है। साथियों, बहुत नॉर्मल में बता रहा हूं, डीप तो है, लेकिन उस ढंग से कि आपको मजाक लगे, इस ढंग से बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूं। जानकारी हो जाए उसके बाद आप अपने से भी किताबों में घुस सकते हैं, ठीक है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सबसे बड़ा काम क्या किया गया कि कंपनी के अधिकारों को बांट दिया गया, व्यापारिक अलग कर दिया गया, प्रशासनिक और राजनीतिक अलग कर दिया गया। राजनीतिक काम सौंप दिया गया बीओसी को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो 6 सदस्य था, उसको क्राउन या सम्राट या राजा या रानी चुनते थे ब्रिटिश संसद से या उनके प्रिवी काउंसिल से, माने वही सब उनके चमचे, करता धरता सब वही रहते थे, ठीक। और गवर्नर जनरल पर कई प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि अब आप ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो बीओसी से पूछकर करेंगे। अगर देसी राज्य, साथियों देसी राज्य माने प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट माने रजवाड़े, ठीक है। रजवाड़े देसी राज्य कितने थे? हर जगह थोड़ा सा अलग अलग जिक्र मिलता है, कहीं 565, कहीं 66, कहीं 63, ऐसे करके। हमारे देश में 565 देश थे, छोटे छोटे रजवाड़े, है ना। जोधपुर का, जूनागढ़ का, बीकानेर का, माने ये बनारस का, जौनपुर का, ये सब इस प्रकार के रजवाड़े थे, ठीक है। तो कश्मीर का, तो ये यहां के अगर संधि करना है कोई,
ट्रीटी करना है कोई गवर्नर जनरल को, या विच्छेद करना है, तोड़ना है, ठीक है, कुछ भी करना है, अब उनको बीओसी से परमिशन लेना अनिवार्य हो गया, या ये कहिए कि कंपनी से भी परमिशन लेना अनिवार्य हो गया। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहां से 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी परमिशन लेना अनिवार्य हो गया। कहने मतलब गवर्नर जनरल पर कंट्रोल काफी लगाया गया। एक चीज उनको अधिकार दिया गया बढ़िया से, क्या दिया गया, अगर ये मान लीजिए इधर बंबई, इधर मद्रास, इधर कलकत्ता, अगर ये दोनों इनकी बातों को अवहेलना कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो जो कानून बनाए हैं या ये जो कुछ लादना चाह रहे हैं, यहां पर कुछ करना चाह रहे हैं, अगर इन्होंने अवहेलना किया तो इनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। यहां गवर्नर जनरल को बर्खास्त कर सकते थे, गवर्नर को, और यहां भी गवर्नर को। कहने मतलब एक पावर तो मिला, कई पावर छीना गया, कई जगह से कंट्रोल लादा गया कि गवर्नर जनरल आप निरंकुश मत बनो, आप डिक्टेटर मत बनो, ठीक है, कंट्रोल किया गया। लेकिन एक अधिकार दिया गया कि आप भी गदगद रहो कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, माने ये तो सेंट्रल ही हो गया, अगर इनके निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों वही तो थे, तो इनके सरकार को बर्खास्त कर सकता था गवर्नर जनरल। यही एक अच्छा अधिकार मिला था, ठीक है। और सबसे बड़ा जो सवाल बनता है साथियों, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सब कब्जा किया था, चाहे प्लासी के युद्ध, चाहे बक्सर के युद्ध, चाहे अपने व्यापार के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाना, कोठियां बनाना, कब्जा करना, सब काम ब्रिटिश, सब काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। अब वहां से सम्राट ने कहा बेटा अभी तक तुम्हारा नाम चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जितने छेटे हो, जितने जीते हो वो क्षेत्र को, जितना तुम रीजन को कैप्चर किए हो, वो सब अब कहाएगा ब्रिटिश भारत। अब उस पर कब्जा कंपनी का नहीं होगा, अब वो कहेगा ब्रिटिश भारत। ध्यान दीजिएगा, अगर आ जाए कि कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर ब्रिटिश भारत का दस्तावेज कहलाने वाला पहला एक्ट कौन था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। माने जीता था जिसने, पूरा सब कुछ वही किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, लेकिन अब इसने कहा कि बेटा अब तुम ज्यादा उड़ने लगे हो, अब वो तुम्हारा जीता हुआ क्षेत्र ब्रिटिश भारत कहलाएगा। तुम एक केवल काउंटर पार्ट हो, एक प्रतिनिधि हो, ठीक है, एक प्रतिनिधि हो, न कि ओनर हो, न कि मालिक हो, मालिक नहीं हो। अब जो क्षेत्र जीते हो तुम केवल उसकी देखभाल करो, रखवाली करो, भारत के जितने भी क्षेत्रों पर तुमने विजय पाई है सब देखभाली करो, तुम मालिक नहीं हो, तुम प्रतिनिधि हो, हमारे द्वारा नियुक्त किए हुए। अब वो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र हो जाएगा। एक लाइन में फिर से, कि कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर ब्रिटिश भारत, माने उस पर अधिकार जताने वाला पहला दस्तावेज अगर किस एक्ट के माध्यम से आया, 1784 के एक्ट के माध्यम से, ठीक, बीओसी आया, उसी में व्यापारिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, और प्लस ये अधिकार क्षेत्र बताएगा कि ब्रिटिश भारत का अधिकार क्षेत्र। देखिए ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया हो गई। कंपनी नॉट ओनर, कंपनी मालिक नहीं है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि है। और जो जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे, उनको कहा गया कि जो गिफ्ट है, बिल्कुल उनको उपहार लेने पर बैन भी लगाया गया। ये कहिए बिना परमिशन के अब आप नहीं ले सकते हो, बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के परमिशन के आप नहीं ले सकते हो, या ये कहिए बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति से, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल उन्हीं का चमचा, उन्हीं का चेला है, ब्रिटिश सरकार के अनुमति से आप उपहार नहीं ले सकते। अब कहें उपहार में क्या दोष है, भाई उपहार के माध्यम से आज 200-300 साल पहले और आज भी वही हाल हो रहा है। गिफ्ट के रूप में टैक्स तो लगता नहीं, मनमान ब्लैक मनी आती है हमारे पास, करोड़ों अरबों रुपए हम गिफ्ट के रूप में लेते हैं, भाई कौन सा टैक्स लगेगा, उपहार है। तो अब आप उपहार लोगे तो हमको सूचना देना पड़ेगा, हम जारी करेंगे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। प्लस देशी राज्यों से संधि करने के लिए, तोड़ने के लिए, या कुछ भी करने के लिए अब कंपनी से भी अनुमति लेना अनिवार्य हो गया। कंट्रोल किया गया, काफी कंट्रोल किया गया। केवल एक अधिकार दिया गया कि दोनों सरकारों को बर्खास्त कर सकते थे अगर उनको न माने तो। ये है साथियों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखते हैं 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट,
1786, जी हाँ। देखिए यहां पर जो याद करने लायक है, 1786 से 1793 तक एक गवर्नर जनरल हुआ, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसी के माध्यम से ये एक्ट लाया गया था। ये जान लीजिए एक राजकुमार टाइप का था, हमारे जो फिल्मों के बादशाह, रानी ना तलवारों की धार से, ये वाला डायलॉग, या हमको मिटा सके जमाने में इतनी दम नहीं, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। मतलब कहने का कि इसने सोचा कि अगर मैं जा रहा हूं तिरंगा में, आपने राजकुमार को देखा होगा, वो सुपर पावर लेके आते हैं कि भैया अगर हमको सिस्टम में डाल रहे हो तो हमको पावर दीजिए। तनिक तनिक बात पे पता चला कि हमको नेता लोग दबाने लगे, अधिकारी लोग दबाने लगे, ना, सुपर पावर चाहिए। तो अब सुपर पावर के लिए इसने कहा, लॉर्ड कार्नवालिस से कहा कि हमको अधिकार दीजिए भैया, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो वो 1786 से 1793 तक यहां का गवर्नर जनरल बन के आया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, उसको भेजा गया। लेकिन उसने कहा कि भैया हमको क्या चाहिए, वीटो पावर, स्पेशल पावर चाहिए, स्पेशल पावर, ठीक है। वीटो माने होता है कुछ स्पेशल पावर। चलिए, तो उसने क्या काम किया, सबसे बड़ी चीज की जो अभी तक कमांडर इन चीफ का पद था, ध्यान दीजिएगा, वो 3 काउंसिल के जो मेंबर थे गवर्नर जनरल के, उनमें से एक को था। अब ये खुद कमांडर चीफ बन गया, कमांडर इन चीफ का पद खुद ही ले लिया। और दूसरी बात, स्पेशल पावर इसने ले लिया कि भैया अब जो है दोनों, अगर स्टेट, दोनों प्रेसिडेंसी के लोग जितने भी निर्णय लेते हो, मैं उसको निर्णय को पलट सकता हूं, अपने निर्णय को लाद सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपके ये जो 3 हैं, क्योंकि ये कलकत्ता का गवर्नर जनरल है, यहां का भी है, यहां का भी है, तीनों का गवर्नर जनरल है ये, लेकिन कहा जाएगा कलकत्ता का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और यहां के निर्णय को पलट सकता था और उस पर अपना निर्णय लाद सकता था। उसने कहा कि भैया हमको गुंडई का अधिकार दीजिए, तभी कुछ करूंगा, तभी कुछ कर पाऊंगा। स्पेशल पावर उसको मिला, वीटो पावर इसको बोलते हैं, एक विशेषाधिकार मिला, ठीक है। और गवर्नर जनरल ही सेना प्रमुख हो गया, ठीक, गवर्नर जनरल ही सेना प्रमुख हो गया, माने कमांडर इन चीफ का पद वही ले लिया। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना जानना है कि यहां पर गवर्नर जनरल के अधिकारों को बढ़ाया गया, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से। साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत गजब का नाम इसका आता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, कॉर्नवालिस ने। फिलहाल ये चूंकि जब आया था तो वो मराठों के युद्ध का दौर था, है ना। अब देखिए, इसमें मराठों का सिस्टम चल रहा था, और इधर टीपू सुल्तान वाला सिस्टम चल रहा था। याद करिए, टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे गए थे। तो ये 1793 वही दौर चल रहा है। कुल मिलाजुला करके इसको चाहिए था पावर, सुपर पावर, अधिकार चाहिए था, उसने लिया, ठीक है। 1786 के एक्ट में यही हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, कुछ विशेषाधिकार लिया, वीटो पावर लिया, दोनों स्टेट जो थे, दोनों प्रेसिडेंसी थे, उसके निर्णय को पलट सकता था, अपने निर्णय को लाद सकता था, कुछ भी कर सकता था। और दूसरे कमांडर इन चीफ बन गया, वो सेना प्रमुख बन गया, ठीक है। और इसका मतलब गवर्नर जनरल के अधिकारों में काफी वृद्धि हुई, काफी वृद्धि हुई, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 1793 का चार्टर एक्ट चला गया, 1793 तक था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब इसमें भी बहुत छोटे छोटे 1-2 काम हुए जिसको कि आपको याद रखना है। क्या कि लाइसेंस जो है 20 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। देखिए, अभी तक 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, अब 20-20 साल के बाद बढ़ाया जाएगा कि स्काई ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस तुम्हें व्यापार करने के लिए भारत में, सामान्य भाषा में जानिए इसमें इस शब्द का बड़ा मतलब है, लाइसेंस 20 वर्ष के लिए क्या हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा जाएगा, 20-20 साल पर अब आएगा। जितने एक्ट हैं, जितने चार्टर एक्ट हैं, 1793, 1813, 1833, 1853, ऐसे करेगा,
लेकिन 1857 के संग्राम के बाद फिर वो दूसरा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा की अभी तक बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो नियंत्रक मंडल था, कहां से चुना जाता था? ब्रिटेन से। कितने मेंबर वाले? 6 मेंबर वाले। सब चेले चपाटे किसके थे? सरकार, ये सम्राट के थे, क्राउन के। अभी तक वेतन वहां से दिया जाता था, लेकिन अब कहा गया भैया बहुत कुछ हो गया, अब वेतन दिया जाएगा कहां से? भारतीय कोष से, माने ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। जो आप कमा रहे हो ना, कुल खर्चा निकाल के लगभग 5 लाख वार्षिक देना पड़ेगा। किसके? मेंबर को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर को, ठीक है। 6 मेंबर को कम से कम 5 लाख देना पड़ेगा। 5 लाख उस समय का बहुत होता था साथियों, भारतीय कोष से। उसने कहा कि भाई आपका सारा सिस्टम देख रहे हैं तो हम क्यों वेतन दें? दो 1793 के चार्टर एक्ट में, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो ही चीज हुआ था, एक तो 1 लाख, नहीं 1 लाख तो सॉरी 1873 में हुआ था, वेतन क्या, बीओसी का वेतन हो गया। और दूसरी चीज लिखित विधि। अभी तक जो भी कानून चल रहा था ब्रिटिश सरकार से, जो मौखिक बोल रहा था वही हो रहा था। यहां पर उतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं। जो पढ़े लिखे लोग थे वो विद्रोह को भी समझ पा रहे थे, अभी धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे थे, या वो मिले हुए थे बौद्धिक वर्ष से। उनको लगा कि भारत का शासन तो कोई कर नहीं पाएगा ब्रिटेन के अलावा, इसलिए वो भी तमाशा देख रहे थे। तो अभी तक मौखिक ढंग से भारत का प्रशासन चल रहा था, इंग्लैंड से जो भी कहा जा रहा था हो गया था कानून। अब लिखित रूप से परिभाषित किया गया कि कैसे कानून चलेगा, क्या होगा, यानी लिखित दस्तावेजों द्वारा। अब सोचिए, यहीं से लिखित संविधान की नींव पढ़ना शुरू हुई। अब लिख दिया गया कि कौन क्या करेगा, कैसे क्या होगा। यही चीज संविधान की नींव बनती जा रही है, क्योंकि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है। ब्रिटेन में तो आज भी सब मौखिक ही है, लिखित कुछ नहीं है। वहां जो नियम बन गया, जो प्रथा चली आई, वही कानून बन गया। बट हमारे यहाँ चाहिए, प्रमाण चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा आंख की पट्टी, कानून की पट्टी लगा करके हमको प्रमाण चाहिए। फिलहाल तो अब जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी कानून, जिस कानून के तहत भारत प्रशासन किया जा रहा है, उसका लिखित दस्तावेज यहां रहेगा, उसी के माध्यम से अब किया जाएगा, ठीक है। और वीटो पावर को स्पष्ट किया गया कि भैया सुरक्षा में, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए और ब्रिटिश भारत के हित के लिए। ब्रिटिश भारत, अब तो ब्रिटिश भारत हो गया ना। ब्रिटिश भारत कब कहा गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। सुरक्षा के लिए, यानी वीटो पावर जो गवर्नर जनरल का दिया गया था, वीटो पावर जो 1786 के एक्ट द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, अब उसका इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर करना चाह रहे थे। तो कहा गया कि नहीं भैया, अब स्पष्ट किया गया वीटो पावर जो विशेषाधिकार था, आपका विशेष अधिकार था, उसको स्पष्ट किया गया क्या कि आप सिक्योरिटी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शांति, पीसफुल लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रिटिश भारत के हित, हित माने जो प्रॉफिट के लिए, इनकी प्रॉफिट माने उनके गुडनेस के लिए, भलाई के लिए, ठीक है। तो वीटो पावर, ये 1793 के चार्टर एक्ट में मेन काम यही था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे, उनके जो वेतन का व्यवस्था अब भारत देगा, किसके माध्यम से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देगा, ठीक है। और लिखित कर दिया गया, सारा सिस्टम अब लिखित कर दिया गया, यहीं से लिखित संविधान की नींव पड़ती है। वीटो पावर को स्पष्ट किया गया गवर्नर जनरल के, वो अपनी औकात से बाहर न जाए, हर मैटर पर वो वीटो पावर न लगाए, इसलिए है ना राजकुमार, अब पता चले कि हर जगह अपने गुंडे के इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तुम्हें जरूर मारेंगे वीर सिंह, लेकिन वो गोली भी हमारी, बंदूक भी हमारी, सीना भी हमारी, ये हमारी, वो हमारी, सब कुछ हमारी होगा, तुम्हारा क्या होगा, है? फिलहाल वीटो पावर, ठीक है, लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा ही दिया गया। तो ये हो गया 1793 का चार्टर एक्ट। आज का आखिरी है 1813 का चार्टर एक्ट, 20 साल बाद ये हुआ, ठीक है, 20 साल बाद। इसमें थोड़ी सी कुछ कहानी देखते हैं, तभी मजा आएगा। देखिए, कॉन्टिनेंटल सिस्टम वो दौर था साथियों, आपको याद होगा, या अगर न याद हो तो 1815 में एक युद्ध हुआ था, वाटरलू। ब्रिटेन मतलब यूरोप का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें एक महान सम्राट, या ये कहिए तानाशाही सम्राट, या ये कहिए जो भी आप समझिए, क्योंकि जब 6 अंधों ने पकड़ा था हाथी को, तो सबने अलग अलग वर्णन किया।
किसी ने कहा कि हाथी का आकार तो पूंछ जैसा होता है, मतलब झाड़ू जैसा होता है। किसी ने कहा कि तो सूप जैसा होता है, किसी ने कहा खंबे जैसा होता है। 6 अंधों ने हाथी पकड़ा था, 6 ने अलग अलग व्याख्या किया। हर चीज को अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सम्राट था, छोटा सा 5 फीट का बंदा पूरे फ्रांस का सम्राट बन गया। मामूली बात नहीं था, पूरे यूरोप को रौंद दिया था उसने। तो फिलहाल नेपोलियन बोनापार्ट है ना, हमको कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, उल्टा पुल्टा। सोचिए ये 1800 में, तो समुद्रगुप्त 300 ईस्वी में थे, 1500 साल पहले। कहना चाहिए कि फ्रांस का समुद्रगुप्त कौन था, नेपोलियन को, बट उल्टा कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 के वाटरलू के युद्ध में हारा था इंग्लैंड से। माने फ्रांस और इंग्लैंड की हमेशा हमेशा दुश्मनी होती थी, ये हमेशा बॉर्डर पे है, बीच में इंग्लिश चैनल है। तो चूंकि ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके जो भी कहिए और फ्रांस के बीच में समंदर है, और समुद्री शक्ति के मामले में ब्रिटेन का कोई जोड़ नहीं था, दुनिया में कोई उसका सानी नहीं था। तो इसलिए हमेशा एक दूसरे से टक्कर रहा। और भी कई कारण थे, जिसमें युद्ध हुआ, वाटरलू का युद्ध 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर कैद किया गया, वहीं पर इसकी मृत्यु हुई। तो देखिए दौर तो वही 1813 वाला, 1815 वाला, माने नेपोलियन बोनापार्ट का समय है। अब देखिए थोड़ा सा यूरोप का एक मैप देख लीजिए। देखिए ये पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकल गया, कहां पहुंच गया, भारत। स्पेन से कोलंबस निकला, पहुंच गया अमेरिका। ये फ्रांस और ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, या इंग्लैंड कहिए या ब्रिटेन कहिए, इसके बीच में ये है आपका इंग्लिश चैनल। ये देखिए समुद्र। फ्रांस का जो ये फ्रांस है, फ्रांस का सम्राट था उस समय कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। हमेशा दुश्मनी चलती रहती थी, तो वो पार नहीं पा रहा था, हर जगह हार जीत लगी रहती थी। ज्यादातर ये हार रहा था, तो इसने अपना दिमाग लगाया कि ये जो द्वीपीय देश है ये कटा हुआ है हमारे यूरोप से, अगर इसका आर्थिक कनेक्शन, इकोनॉमिक कनेक्शन तोड़ दिया जाए तो मजा आ जाएगा। तो चूंकि इसका जो टाई अप कंट्रीज थे जिससे इसने संधि किया था, जो इसका दोस्त था, मित्र था, उन सब ने एक ट्रीटी पर साइन किया। उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल पॉलिसी या कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक है, कॉन्टिनेंट बने होता महाद्वीप, महाद्वीपीय प्रणाली। इसने कहा कि भाई एक बैरिकेडिंग कर दो, यहां से बैरिकेडिंग कर दो पूरा एकदम, अब हम लोग इनका माल लेंगे ही नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोस में हमारा दुश्मन है और उनका सामान हम ही लोग लेते हैं, या हमारे गांव वाले लेते हैं, तभी चलते हैं, तभी खाना उनको मिलता है। हमने अपने स्टाइल में पूरे गांव को मिला लिया और कहा कि हम उनके यहां से खरीदेंगे नहीं, चलो हम लोग बाजार से खरीदते। वो बेचारा मर जाएगा, अपना मार्केट नया तलाशेगा। ये यहां से तो खाली बस भेजा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ भैया तुम जाओ यहां भारत में आकर व्यापार करो। किसी को इजाजत थी नहीं, क्योंकि मोनोपोली थी। अब इसको ध्यान दीजिए, एक शब्द है मोनोपोली, माने एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था कि केवल यही व्यापार कर सकता है भारत में और कोई नहीं। ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है और कोई नहीं। अब लोग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि व्यापार जब करने का अधिकार ही नहीं है। 1600 में जब महारानी ने जब कहा था एलिजाबेथ ने कि जाओ भैया और व्यापार करो, तो वहां उसमें मोनोपोली दिया गया था, एकाधिकार दिया गया था कि तुम्हारे अलावा कोई व्यापार नहीं करेगा। अब यहां फ्रांस ने जब बैरिकेडिंग कर दिया दोस्तों के साथ, कहा कि कोई भी ना खरीदेगा ना बेचेगा। अब यहां इनकी हालत खराब हो गई। यहां पर जो व्यापारी थे एकदम उनकी दशा खराब हो गई कि अब क्या किया जाए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमको भी संसद पर उन्होंने प्रेशर डाला कि हमको भी अब आजादी दिया जाए, हम लोग निकले भारत में, एशिया में जाएं, क्योंकि एशिया में ही मोनोपोली दी गई थी। अब कहा गया कि हमको जाने दीजिए, खास करके भारत में जितने व्यापारी थे सब लोगों ने संसद पर दबाव डाला, प्रेशर डाला कि हमको इजाजत दीजिए भाई, हम भी जाएं और एकाधिकार खत्म करिए। और लेकिन संसद में जो बैठे थे, वहां जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके शेयर होल्डर संसद में भी बैठे थे। उन्होंने सोचा कि अरे यार हमारा मुनाफा हो रहा है बढ़िया, वहां जितना ईस्ट इंडिया कंपनी कमाएगी उसका प्रॉफिट हमको मिल रहा है, क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं, हम उसके शेयर धारक हैं। उन्होंने सोचा कि न हो तो हम लोग कमा रहे हैं ज्यादा, ये सब ना हो तभी बढ़िया है। लेकिन देश के लिए उनको भी सोचना पड़ा, या ये कहिए कि बिजनेसमैन का जितना प्रेशर पड़ा वो भी झुके।
सरकार भी झुकी, उन्होंने कहा जाओ भैया, अच्छा सभी लोग जा सकते हैं, व्यापार करिए। अब केवल दो चीजों पर उनका अधिकार रहेगा, चीन के साथ व्यापार अकेले करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाय पर व्यापार अकेले करेगा, कोई और नहीं करेगा। चाय पर चाय जो भी व्यापार करेगा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। चीन के साथ जितना व्यापार होगा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, उसके अलावा आप लोग सारे व्यापार में हिस्सेदारी कर सकते हैं। ठीक है, सारे व्यापार में हिस्सेदारी कर सकते हैं। अब यहां से सारे लोग निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, भाग के आते हैं कहां? इंडिया में आते हैं। ठीक है, इंडिया में आते हैं, इसका मतलब अब तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, और ये कहाँ का राजा था, कहाँ का हीरो था, कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का, फ्रांस की। अब यहाँ कहानी कोर्सिका द्वीप पर ये पैदा हुआ बंदा, इधर फिलहाल ये कहानी अब यहाँ बताने का समय नहीं है, बस इतना जानिए कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम के माध्यम से जब ब्रिटेन पर बहुत प्रेशर पड़ा बिजनेसमैन का, और तो वहां से वो लोग निकल के आते हैं और इंडिया में व्यापार करने केवल दो चीजों पर छोड़ करके, चाय और चीनी। चीनी माने चीन के साथ व्यापार, और चाय पर व्यापार। अभी मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और क्षेत्रों में उनको छूट मिल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एशियन मार्केट ओपन, एशिया का मार्केट ओपन हो गया, न केवल इंडिया, पूरे एशिया का मार्केट ओपन हो गया। जाओ भैया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार नहीं करेगी, अब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, चीन के साथ आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, चाय के साथ, चाय का व्यापार में आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली फिनिश, मैंने कहा व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, चाय को केवल छोड़ के, चीन के साथ व्यापार को छोड़ के। अब देखिए ईसाई मिशनरी, यहां पर जो सवाल बनता है साथियों, ईसाई मिशनरी जो पादरी लोग थे, उन्होंने भी प्रेशर डाला कि भैया बहुत हो गया। अभी आप लोग व्यापारिक ढंग से प्रभाव डाल रहे थे, कोई राजनीतिक ढंग से प्रभाव डाला था, अभी धार्मिक रूप से बदलने की जरूरत है भारत को। भारत मूर्खों का देश है, हम लोग जाएंगे धर्म का प्रचार करेंगे, एक और ढंग से तोड़ेंगे, कायदे से तोड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी बड़ा प्रेशर डाले, वो भी बड़े बड़े लोग थे, बहुत प्रेशर डाला गया कि हमको भी इजाजत दीजिए। चलिए भैया, तो संसद में, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन के संसद में उनको भी मौका मिल गया कि जाइए भैया धर्म प्रचार करिए, जितना सहयोग होगा हम देंगे, बड़ा भारत को धार्मिक रूप से निचोड़िए, उनको ईसाइयत की तरफ लाइए। ये धर्म कर्म उनका जो भगवान है, ये है वो है, 33 कोटि प्रकार की, ये वो सब कुछ ध्वस्त करिए अपने जाल से, चाल से, कुचक्र से, चाहे जैसे भी, उनको भी। तो ईसाई मिशनरियों को भी आने की इजाजत मिली। अब आपको सवाल किसी तरीके से आ सकता है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, व्यापारिक एकाधिकार, अगर देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण माने जो चाय और चीनी पर यह भी समाप्त हो जाएगा इसके बाद वाले में, 1833 के अधिनियम वाले में। अभी संपूर्ण नहीं है, केवल कह दिया जाए कि व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का कब खत्म हुआ, तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। संपूर्ण व्यापारिक अधिकार कब खत्म हुआ? 1833 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, संपूर्ण यहां पर हुआ। पहला सवाल जो बनता है। दूसरा, कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसके द्वारा अपनाया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली चाय चीन। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आजादी कब मिली, छूट कब मिला, या उनको आने का इजाजत कब मिला? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, एजुकेशन के लिए 1 लाख, साथियों 1 लाख। अब देखिए यहीं से सिस्टम बिगड़ना शुरू हुआ। 1813 में आपने बार बार राजीव दीक्षित जी का वीडियो देखा होगा, बार बार देखा होगा कि 1823 या 24 में समथिंग में ब्रिटिश संसद में जो मैकॉले था, जो वहां पर रिपोर्ट पेश कर रहा था कि भारत में शिक्षा की स्थिति, वो आश्चर्यजनक थी कि भारत में तो 80% शिक्षा है, एक एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर 28 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हम उनको कौन सी शिक्षा दें? उनको मूर्ख ही बनाना होगा, अपनी शिक्षा लादना होगा, अंग्रेजियत लादना होगा, ईसाइयत लादना होगा, गजब का पूरा। तो मेरा अनुरोध है, फिलहाल वो दस्तावेज अब तो उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन चलिए जहां तक हमारी आपकी जानकारी, बस इतना जानिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत उच्च थी, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि हम शिक्षित हैं। थोड़े से जो श्रमिक वर्ग थे या मजदूर वर्ग थे,
वो कमजोर थे शिक्षा में, लेकिन हम सबको कमजोर मान के बैठे थे। जब ब्रिटिश संसद में ऐसा कहा जा सकता है कि 80% लोग शिक्षित थे, सोचिए कितना। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय, तो समझ सकते हैं कि क्या शिक्षा की स्थिति रही होगी। लेकिन हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था। यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड नॉर लेफ्ट नॉर राइट बट टू द गोल। कहते यू आर डिवाइन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भेड़ नहीं हो तुम, सिंह हो, भेड़ों के बीच में छुपे हुए सिंह हो। कहानी आपने सुना होगा किस तरह से भेड़ ने शेरों को पाला था और मैं मियाँ रहा था। किसी शेर ने देखा, कहा तुम तो शेर हो, उसने कहा मैं। उसने जब उसका चेहरा पानी में दिखाया, उसके बाद मांस खिलाया, कहा कि बोल। तब वो जब दहाड़ा शेरों की तरह, उसने कहा री। स्वामी जी कहते हैं कि भेड़ों के बीच में छिपे हुए आप लोग शेर हैं, अपनी औकात को, अपनी क्षमता को पहचानो। तो वही हाल यहां था कि हम लोग अपनी औकात नहीं पहचानते थे, इसलिए सबने हम पर राज किया। तो ईसाई में 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा के लिए कहा गया कि अब व्यय किया जाएगा। 1 लाख, उस समय 1 लाख बहुत था, लेकिन उसमें यह कहा गया कि जो भारतीय साहित्य है, विज्ञान है, उसका भी सम्मान किया जाए, जबकि कुछ नहीं किया गया। हमको मालूम है ना कि पहला विमान कौन उड़ाया था? हमारे भारतीय उड़ाए थे, लेकिन नाम आता है राइट बंधु का। हाँ, न्यूटन का नाम आता है कि न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का, जबकि भास्कराचार्य जी ने 500 साल पहले दिया था उनसे। ठीक, सब कुछ है, लेकिन क्या कहा जाए, दबाया गया। हम मैक्स मुलर को दोष दें, कि हम विलियम जोन्स को दोष दें, कि हम एशियाटिक सोसाइटी को दोष दें, कि अपने भारतीय वामपंथी मानसिकता को दोष दें, जिन्होंने हमारे सारे इतिहास को बिल्कुल मटियामेट कर दिया। हम वही पढ़ रहे हैं जो वो हमको पढ़ाना चाह रहे हैं। फिलहाल लिटरेचर के लिए, साइंस के लिए ये कहा गया। तो इसमें 3 चीज तो वैसे भी नॉर्मल सवाल बनता है कि एजुकेशन के लिए 1 लाख की व्यवस्था की गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की इजाजत दी गई, और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सारे व्यापारी के अधिकार छीन लिए गए। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, यहां पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा बिल्कुल कंट्रोल करने की एकदम एक चरम सीमा आ गई। ऐसा ऐसा काम किया गया कि धीरे 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 वो सब एकदम क्राउन के, माने हर चीज में अब लगभग बोर्ड ऑफ कंट्रोल से या ब्रिटिश संसद से सब कुछ परमिशन लेना होगा। अब लगभग धीरे धीरे कंट्रोल में लेती जा रही। कौन? ब्रिटिश संसद। किसके माध्यम से? क्राउन के, या अपने मेंबर के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सब कुछ धीरे धीरे अपने हाथ में लेती जा रही है। ठीक है, ये फिलहाल 3 चीज चार्टर एक्ट 1813 में। मुझे लगा था कि मैं आज बहुत लंबा बताऊंगा, लेकिन जितना जरूरी था उतना बताया। इतना अगर याद हो जाता है तो जानिए आप घुस कर कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, एशियन मार्केट ओपन हो गया, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया, चाय और चीन के साथ छोड़ करके ईसाई मिशनरी को भारत में आने की इजाजत मिली, एजुकेशन सिस्टम के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया गया, और एक आध चीज है, एक आध चीज शायद इसमें और कुछ किया गया था। हाँ, चलिए बहुत जरूरी नहीं है, फटाफट रिवीजन लेते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, लाइसेंस 20 साल के लिए बढ़ाया गया, बीओसी का वेतन भारत कोष से दिया गया, माने ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। अभी तक जो शासन मौखिक हो रहा था उसको लिखित बनाया गया 1793, और वीटो पावर को स्पष्ट किया गया कि शांति सुरक्षा और ब्रिटिश प्रांतों के हितों के लिए केवल प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और ये 1786 के चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को मजबूत बनाया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस यही चाहता था। वीटो पावर उसको दिया गया, सुपर पावर दिया गया, दोनों प्रदेशों पर उसको अधिकार दिया गया, उसकी चीजों को पलट सकता था, उसके निर्णय को पलट सकता था, अपने निर्णय को लाद सकता था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, कमांडर इन चीफ, सेना का प्रमुख वही हो गया था। ठीक है, और ये आपका 84 का पिट्स इंडिया एक्ट में 2-3 चीजें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई। ठीक है, और उसके बिना परमिशन के अब गवर्नर जनरल और ब्रिटिश इंडिया कंपनी पंगु हो गई। ठीक है, और कर्मचारी जो थे वहाँ के, जो एम्प्लॉयज थे, उनके उपहारों पर बैन लगा दिया कि बिना ब्रिटिश सरकार की परमिशन से आप नहीं ले सकते हैं। और गवर्नर जनरल विदेशी राजाओं से संधि या युद्ध जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते थे। माने ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया। और दूसरी बात, जो जीते गए क्षेत्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको कहा गया ब्रिटिश भारत का क्षेत्र अब कहा जाने लगा। ठीक है, और कंपनी केवल एक
प्रतिनिधि के रूप में थी, न कि मालिक के रूप में। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। चलिए, समझ में आया होगा। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो मैं जस्ट छठवें पार्ट में इसको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसा हो बताइएगा जरूर साथियों। अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है तो शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, बढ़ाइए आगे। मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर मजा आता है तो उसको जरूर फॉलो करिए। ठीक है, नमस्कार।